नमस्कार साथियों। नीट यूजी 2024 सुप्रीम कोर्ट की कल की हेयरिंग लाइव अपडेट्स आपने देखा, समझा। और कल जो भी सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसलेट किया गया, इंटरप्रेट किया गया, डायरेक्ट किया गया एनटीए को, ये एक बहुत ही पॉजिटिव नोट्स में तो माना जा सकता है। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कल डायरेक्शन दिया है एनटीए को, वो दरअसल है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को डायरेक्शन दिया कि सेंटर वाइज, सिटी वाइज बच्चों के रिजल्ट्स डिक्लेयर किया जाए। और इसमें एक चीज ध्यान रखा जाए कि इसमें बच्चों की जो आइडेंटिटी है, जो प्राइवेसी है, वो डिस्क्लोज ना हो। तो कुल मिलाकर मैं आपको बात बताऊं तो कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पूरी प्रोसेस में क्रॉस क्वेश्चनिंग्स काउंसिल की तरफ से या एनटीए की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से ये पूरी जो एक्टिविटीज हुई, और उसके बाद फाइनली लास्ट मोमेंट में 2 लाइन में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के बेंच ने ये डिसीजंस डायरेक्शन दिया एनटीए को कि रिजल्ट्स आप डिक्लेयर करें पोर्टल पर, और वो भी एक सिस्टमेटिक मैनर में, जिसमें कि सिटी और सेंटर डिस्प्ले करना चाहिए और ये भी पता चले कि वहां पर किस बच्चों को कितने नंबर्स स्कोर हुए हैं। और बच्चों के नंबर्स डिस्प्ले नहीं होने चाहिए नेम वाइज, यानी कि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इस पूरी एक्टिविटी से आप सबको क्या बेनिफिट्स होगा, या सिर्फ जस्ट एक यूं ही कुछ लास्ट मोमेंट में डेट देना था तो शायद इस तरह की कुछ एक्टिविटीज हो गई। क्योंकि 2 मेजर पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट ने कल रखा। एक तो ये कि रिजल्ट्स जो है वो डिस्क्लोज किया जाए पूरे बच्चों के, अपने एनटीए पोर्टल पर डिक्लेयर करे। और दूसरी चीज कि पटना की जो ईओयू टीम है, उसकी जो रिपोर्ट है, और पटना की जो पुलिस की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में दी जाए। तो ये 2 अहम मुद्दा जो कल पूरे पूरी की पूरी इंक्वायरीज में, पूरी की पूरी डिस्कशन में निकल कर आया। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा दिखाना चाहता हूं, और वो क्या है, सबसे पहले आप समझिए कि किसी भी हालत में, यानी कि कल सेकंड हाफ तक आपको एनटीए की वेबसाइट्स पर आपकी रिजल्ट्स आ जाएंगी। मुझे मालूम है उस रिजल्ट्स आने के बाद हम तमाम लोग, इनफैक्ट आप लोग भी, उसे डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे, सॉरी, और समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इस डेटा से कुछ ऐसी चीज निकल कर आए जिससे कि हमें आइडिया लगे कि कुछ फाइंडिंग्स निकल पाए, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को डिसीजन देने में आसानी हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो डेटा कल अपलोड होने के बाद आपके पास मिलेगा, उसका एक थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको मैं डिटेल देना चाहता हूं। ये वो शहर हैं जो टॉप परफॉर्मिंग शहर हैं एनटीए की तरफ से, जो रिजल्ट्स और कैंडिडेट्स के डिटेल्स हैं उसके हिसाब से। दिल्ली में 20,000 बच्चे अपियर हुए और क्वालिफाई किए 15,000, और दिल्ली का 77.50% आपका वहां पर पास परसेंटेज है। राइट। तो ये है दिल्ली का। मुंबई में 18,000, 14,200 बच्चों ने वहां पर क्वालिफाई किया और परसेंटेज है 78.90। बैंगलोर 15,000 और क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स 12,000, 80,000, 80% क्वालिफाइंग पास परसेंटेज है। मैं आपको ये सारी बातें क्यों बताना चाहता हूं, 2 मिनट आप धैर्य से समझें और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कल जिस तरीके से एनटीए को डायरेक्शन दिया गया है सिटी वाइज, सेंटर वाइज रिजल्ट्स का, तो आपको फाइंडिंग्स क्या मिलने वाली है और इससे क्या बेनिफिट्स होगा।
चेन्नई 14,000, क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स जो है क्वालिफाइड वो है 11,200 और 80% वहां की परफॉर्मेंस है, पास परसेंटेज। हैदराबाद 12,000 और 9,600 कैंडिडेट्स और 80% वहां पर पास परसेंटेज है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये टॉप परफॉर्मिंग सिटीज हैं, जिसमें कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद है। और ये जो सेंटर्स हैं, इन सेंटर से इतने इतने सिटीज में इतने इतने बच्चे आपके परसेंटेज में क्वालिफाई किए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे कि अंडर परफॉर्मिंग सिटीज कौन कौन सी हैं, तो यहां पर देखिए तो सबसे टॉप में पटना है, जहां पर 10,000 बच्चे अपीयर्ड हुए और क्वालिफाई हुए 5,500 कैंडिडेट्स, यानी कि 55%। रांची 8,000, जिसमें कि क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स हैं 4,400, 55%। भोपाल 9,000 और क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स हैं 5,400, इसका 60%। जयपुर 11,000 और क्वालिफाइंग कैंडिडेट 6,600, अगेन 60%। अप्रॉक्सीमेट्स डेटा। लखनऊ 13,000 और क्वालिफाइंग कैंडिडेट 7,800, तो यहां पर भी 60%। तो लोएस्ट परफॉर्मेंस देखा जाए तो 55% और यहां पर देखा जाए तो 60%। लखनऊ, जयपुर, भोपाल का, इनफैक्ट पटना और रांची में ये 55% अप्रॉक्सीमेट्स। अब नेक्स्ट मैं आपको बात करूं, ये है सेंटर वाइज टॉप परफॉर्मिंग सेंटर्स। क्योंकि अभी हमने बात किया सबसे पहले, वो आप देखिए सिटीज, यानी कि टॉप परफॉर्मिंग सिटी कौन थी। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई एंड हैदराबाद। इसके बाद अंडर परफॉर्मिंग सिटीज में पटना, रांची, भोपाल, जयपुर और लखनऊ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सिटी वाइज के बाद सेंटर वाइज। तो सेंटर में देखा जाए तो टॉप परफॉर्मिंग में अगर देखें तो पहला सेंटर्स यानी कि दिल्ली सेंटर 1, 2,000 कैंडिडेट अपीयर्ड, 18,000 क्वालिफाइड, यानी कि पास परसेंटेज इज 90%। मुंबई सेंटर्स 2, 1,800 क्वालिफाइंग 1620, 90%, राइट। Bangalore Center 3, 1,500 students, all qualifying 1,350, 90%. Chennai Center 4, 1,400, 1,260, 90%. Hyderabad Centers 5, 1,200 और qualifying students 1,080, 90%। ये टॉप परफॉर्मिंग सेंटर्स की बात हो रही है, यानी कि ये इंडिया के टॉप परफॉर्मिंग सेंटर्स हैं जहां पर इतने बच्चे पार्टिसिपेट किए और इतने क्वालिफाइड हुए, राइट। अब हम लोग बात करते हैं अंडर परफॉर्मिंग सेंटर्स की बात कर रहे हैं। तो अंडर परफॉर्मिंग सेंटर्स में सबसे पहले पटना सेंटर 6, यानी कि 1,000 स्टूडेंट्स और क्वालिफाइंग नंबर्स 550, 55%, राइट। रांची 7, ये सेंटर्स हैं, आपको पता होना चाहिए सेंटर वाइज। ये इसी तरीके से आपके पास कल रिजल्ट्स भी आएंगे। तो 800 क्वालिफाइंग एज कैंडिडेट्स 440, 55%। भोपाल 900, भोपाल 8 और 540, 60%। जयपुर 9, 1100, 660 क्वालिफाइड, 60%। लखनऊ 10, 1300, 780 क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, 60%। ये डेटा आपको जो इंडिकेट करता है, आपको बात समझ में आई होगी। देखिए क्या है, कल सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दिया और जो एनटीए से पूछा गया, तो जब रिजल्ट्स कल पोर्टल पर आ जाएंगी तो मेरा मानना है कि बहुत कुछ आप उसमें से निकाल नहीं पाएंगे। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन निकलकर बाहर नहीं आएगी जिससे कि आप कुछ इस चीज को प्रूफ कर सके कि पेपर लीक हुआ है, क्योंकि यहां पर जो डेटा है
वो बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर है। और बड़े स्केल का जब डेटा होता है और उसके अंदर में अगर इम्प्यूरिटीज यानी कि गलत तरीके से बच्चे अगर आए हों सिस्टम में, वो चाहे 5,000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, तो इन बच्चों की इन्फिल्ट्रेशन से आप इजली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो कौन से बच्चे हैं और कहां पर इनकी परसेंटेज खराब हुई है। मेन मुद्दा यह है कि सुप्रीम कोर्ट अगर बिहार के ईओयू की और बिहार पुलिस की रिपोर्ट पर फोकस करे और उसके बाद उसको ये एस्टैब्लिश कर सके काउंसिल के लोग जिन्होंने पीआईएल दाखिल किया है, और वो ये कंफर्म कर पाए कि मास लेवल पर पेपर लीक हुआ है। क्योंकि आप सभी को पता है कि कल की हियरिंग में आपने जब देखा तो सुप्रीम कोर्ट में एनटीए और गवर्नमेंट की तरफ से जो एडवोकेट यानी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एनटीए के जो एडवोकेट्स हैं, उन दोनों ने 100% डिनाई किया कि पेपर लीक हुआ है। और पेपर लीक होने के बारे में अगर वो एडमिट भी करते हैं तो उनका एडमिशन है कि 5th में मॉर्निंग में पेपर लीक हुआ है। तो 5th में मॉर्निंग का पेपर लीक होना ये इंडिकेट करता है कि मास लेवल पर पेपर सर्कुलेट नहीं हुआ। जबकि काउंसिल के बहुत सारे एडवोकेट्स ने ये बात रखी कि पेपर लीक 3rd मई ऑनवर्ड्स या 3rd मई से प्री और पोस्ट के बीच में पेपर लीक हुआ है। और ये लगभग 2 से 3 दिन के बीच में गैप रहा है पेपर लीक का। तो काउंसिल बहुत तरीके से स्टैब्लिश्ड नहीं कर पा रही है, ये प्रूफ नहीं रख पा रही है सीजीआई के सामने, सीजीआई बेंच के पास, कि पेपर मैसिव रूप में मास लेवल पर पेपर लीक हुआ है। और ये जो पूरी एक्टिविटीज जो आपने कल लाइव हियरिंग में देखा था, ये आपको एक इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं ये पूरा केस मास पेपर लीक की जगह पर एक सर्टेन आइसोलेटेड पेपर लीक तक की बात रह जाएगी और शायद रीनीट पॉइंट डिसीजंस ना हो पाए। बट एक उम्मीद आप रख सकते हैं उन बच्चों से जो चाहते हैं कि रीनीट हो। देखिए, मेरा काम यहाँ पर सिर्फ एनालाइज करना है, बताना है आपको। तो मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि सिर्फ पटना की ईओयू टीम और पटना पुलिस की जो रिपोर्ट है, अगर उस रिपोर्ट के बेसिस पर सीजीआई अगर कोई डिसीजन लेते हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 अदर जस्टिस, यानी कि 3 जजेस की बेंच अगर डिसीजन लेती है, तो शायद रीनीट हो, अदरवाइज उसकी चांसेस कम है। और कल जिस तरीके से सीजीआई इस बात पर जोर दे रहे थे कि ये पेपर सिर्फ हजारीबाग और पटना तक ही सीमित रहा है, और इतने कम टाइम में और एक आइसोलेटेड पेपर लीक, और गोधरा केस इज डिफरेंट केसेस, वहां पर एक रॉन्ग प्रैक्टिसेस को लेके वहां पर इंडिकेट किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर मैं आपको बच्चों ये बता सकता हूं कि जो रिजल्ट्स आएंगे कल, रिजल्ट्स आने के बाद उस डेटा से आपको बहुत कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उस डेटा से आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि उसको एस्टैब्लिश करना बहुत डिफिकल्ट है रिजल्ट से। नो डाउट, अच्छी बात है, सीजीआई ने डायरेक्ट किया है एनटीए को, और एनटीए को ये रिजल्ट्स पब्लिश करना है कल के 12 बजे तक अपने पोर्टल पर। आप लोग उस पोर्टल पर जाकर रिजल्ट्स देखेंगे भी। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरीके से आईआईटी मद्रास ने जो रिपोर्ट बनाकर सबमिट किया, और जिस बेसिस पर एनटीए और सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्रूफ करने की कोशिश कर रही है कि बेल सेप, और बेल सेप में भी बिहार में पटना, कोट्टयम, कोटा, सीकर, ऐसे सेंटर्स जहां पर बिहार जैसे सेंटर जहां पर मास लेवल पर पेपर लीक की बात की जा रही है, वहां की परफॉर्मेंसेस खराब है, जबकि वहां पर बेहतर होना चाहिए था। तो ये सब डेटा इंडिकेट करता है कि किसी भी हालत में
पेपर लीक या उससे बेनिफिट्स पाने वाले बच्चों की तादाद बहुत ही कम है, जिसके चलते वो अपनी बात को रखना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में और ये स्टैंड क्लियर करना चाहते हैं कि मास लेवल पर पेपर लीक नहीं हुआ है, इसलिए रीनीट नहीं होना चाहिए। जो कल की डिस्कशन आप लोगों ने भी जज किया होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैक्स टू मैक्स एक सर्टेन लोकेशंस के पेपर्स को रीनीट कराया जा सकता है सर्टेन सेंटर्स पर, चाहे वो पटना हो, हजारीबाग हो या इनफैक्ट और कोई दो लोकेशंस हो। अगर सीजीआई कल के डिस्कशन में जिस तरीके से अपने आप को सेंट्रलाइज्ड कर रहे थे, तो उससे मुझे यही लगता है कि शायद वो वहीं पर कंसंट्रेट कर रहे हो कि जहां पर कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, जहां पे सोर्सेस पेपर लीक की बात आई है, वहां पर रीनीट शायद हो पाए। बाकी इन जनरल मुझे नहीं लगता है कि रीनीट होगा। लेकिन बच्चों, आपको जब तक सुप्रीम कोर्ट की फाइनल डिसीजंस नहीं आती है, आपको इंतजार करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, कल के लाइव डिस्कशन में ही ये बात आई थी कि शायद 24 जुलाई से काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो होपफुली 24 जुलाई नोटिफिकेशन उसकी आएगी। और ये भी देखना होगा कि 22 जुलाई को क्या सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि जो रिजल्ट्स कल आएंगी और उससे आप टॉप परफॉर्मिंग सेंटर्स, बॉटम परफॉर्मिंग सेंटर्स या नॉन परफॉर्मिंग सेंटर्स, या फिर ये निकालेंगे कि सिटीज या सेंटर्स, तो इन डेटा से आप बहुत कुछ फाइंडिंग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये जो डेटा होगा, ये ऑन एन एवरेज मैं आपको बताऊं, जब 8 लाख 9 लाख बच्चों का परसेंटेज होता है, वहां पर आप ये नहीं पता कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊं, डेटा के साथ सबसे सबसे बड़ी बात यह है कि डेटा यहां पर अपने हिसाब से, क्योंकि ये बड़ा डेटा है सोर्स, इसको आप मैनिपुलेट करते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको ये प्रूफ करने की जरूरत है कि कहीं से भी कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई गलती नहीं हुई है, तो आप अपने हिसाब से डेटा सोर्सेस यूज करते हैं, क्वालिफाइंग परसेंटेज पकड़ लेते हैं। अगर आपको ये प्रूफ करना है कि नहीं, मास लेवल पर यहाँ पर धांधली हुई है, गलत हुआ है, तो आप शायद उन पैरामीटर्स को पकड़ेंगे जो आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है, यानी कि 720 नंबर्स पर कितने हर पर ईयर क्या परसेंटेज था, 710 पर कितना पासिंग परसेंटेज था, 700 पर क्या था, 690 पर क्या था, 680 पर क्या था, और इस तरीके से 660 650। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, कल की पूरी जो हेयरिंग्स थी, आपने देखा होगा कि काउंसिल्स के जो एडवोकेट्स थे, कहीं ना कहीं उनकी होमवर्क कमजोर थी। वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रख नहीं पा रहे थे। इनफैक्ट हम आप एडवोकेट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो अपनी बात रख रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनको क्लैरिटी की कमी थी। और जो सीनियर सीजीआई, यानी कि सीजीआई और जो जजेस हैं, इनफैक्ट एनटीए की जो एडवोकेट्स हैं, या फिर जो तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है, वो अपनी बातों को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, जहां पर मुझे लगता है कि पूरा मैटर जो है वो कहीं ना कहीं घूमते फिरते सेंट्रलाइज्ड होता जा रहा है एक छोटे से, यानी कि स्मॉल लेवल पर आइसोलेटेड पेपर लीक की घटना। और जब अगर ये घटना स्टैब्लिश्ड हो जाती है इन द फ्रंट ऑफ 3 जजेस, तो मैं कह सकता हूं कि डिसीजन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि रीनीट हो जाए और पेपर कैंसिल हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में ये ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि आपको कुछ सर्टेन सेंटर्स के पेपर्स को रीनीट कराया जा सके, यानी कि कुछ सेंटर्स को के पेपर्स को, रिजल्ट्स को कैंसिल किया जाए और फिर वहां पर रीनीट कराया जाए। क्योंकि जिस तरीके से पूरी डिस्कशन जो कल हो रही थी, कुल मिलाकर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आ रहा था। काउंसिल के एडवोकेट्स अपनी बात को बहुत बेहतर तरीके से नहीं रख पा रहे थे। अगर वो अपनी बात रख पाते,
जो डेटा एनालिसिस सोशल मीडिया में तमाम जगहों पर अवेलेबल है, वो चाहते तो डेटा गैदर कर सकते थे, लेकिन वो बात नहीं कर पा रहे हैं। वो सिर्फ घुमा फिरा कर दो तीन चीजों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि सर यहाँ पर इतने नंबर्स आ गए, ये नंबर्स आ गए। लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि मैं आपको बताऊं कि पूरे के पूरे इस डेटा एनालिसिस में आपको सिर्फ वो बात पकड़नी है कि कितने नंबर्स पर गवर्नमेंट की सीट मिल जाती है, और गवर्नमेंट की सीट पाने के लिए लोगों ने पैसे दिए हैं। और आपको मैं बताऊं कि सीजीआई की जो बेंच है, वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स के नंबर्स को पकड़ के पूरा खेल खेल रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि 1,08,000 नंबर्स के ऊपर में सीजीआई का फोकस्ड है, जबकि मैं आपको बताऊं कि 1,08,000 के ऊपर में किसी भी उन पेरेंट्स और बच्चों का फोकस नहीं है जिन्होंने गलत तरीके से एग्जाम में पार्टिसिपेट करके अच्छे नंबर्स लाने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि ये नंबर सिर्फ गवर्नमेंट सीट्स पाने के लिए चोरी की गई है, और गवर्नमेंट सीट्स के लिए चोरी करना, उसी गवर्नमेंट सीट के लिए लोगों ने पैसे दिए हैं, और वो फोकस्ड होना चाहिए। जबकि काउंसिल की तरफ से ये बात कोई भी नहीं रख रहा है कि 1,08,000 या 1,06,000 जो सीट्स की बात हो रही है, इसमें प्राइवेट सीट्स के लिए बहुत मारा मारी नहीं है। प्राइवेट सीट्स के लिए कोई 20 लाख 25 लाख देकर अपने बच्चे को चीटिंग के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, वो नहीं चाहेगा कि पैसा दे और उसके बाद ये नंबर्स आ पाए कि उन्हें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिले। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए कोई बच्चा या कोई पेरेंट्स चोरी नहीं करवाएगा, या फिर नकल के माध्यम से अपने बच्चे को नंबर्स नहीं लाएगा। पूरा का पूरा खेल यहाँ पर 620 से लेकर आपके 720 नंबर के बीच का है। जबकि सीजीआई बेंच पर जो डिस्कशन हो रहा है, वो डिस्कशन हो रहा है आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट दोनों। आप समझें, देखिए, रीनीट का होना, रीनीट का नहीं होना, ये मुद्दा नहीं है। इस पूरे लाइव सेशन में मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो भी बच्चे या पेरेंट्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। माई मोटिव इज नॉट to provoke और to try to express my feelings कि भाई रीनीट हो या रीनीट ना हो। मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि नीट 2024 में जो एग्जामिनेशन हुआ है, और एग्जामिनेशन में जो गलत तरीके से बच्चे सिस्टम में आए हैं, जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, वो किसी न किसी बोनाफाइड कैंडिडेट्स के सीट से हक मारी करेंगे। यानी कि वो बच्चे जो 620, 630, 640, 650, या इनफैक्ट अगर SC ST के भी अगर कैटेगरीज के बच्चे हैं, उनके हक की बात खराब होती है यदि कोई गलत तरीके से बच्चा 5,000, 3,000, 6,000 बच्चे अगर सिस्टम में आ जाएं, और वो बच्चे टॉप रैंकर्स के को डिस्प्लेस करें ऊपर से नीचे की तरफ, और जो जेन्युइनली जो बच्चे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए था, उसे नहीं मिलेगा। तो जस्टिस उनके लिए होना चाहिए। बाकी रीनीट हो, रीनीट ना हो, हार्डली मैटर। लेकिन सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट से ये हर आदमी उम्मीद लगाएगा कि नीट 2024 का जो रिजल्ट है, इसमें गलत तरीके से आए हुए बच्चे सिस्टम से बाहर निकल जाए। इसके लिए जो भी प्रैक्टिस हो, डेटा ऑडिट होना चाहिए, या फिर इनफैक्ट इसके साथ कुछ और एक्टिविटीज हो, या फिर कुछ फाइंडिंग्स निकाली जाए जिससे ये पता चले कि कौन कौन से बच्चे गलत तरीके से सिस्टम में आए हैं। अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो मेरा मानना है कि ये एक बेहतर स्टेप होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अगर सुप्रीम कोर्ट इन चीजों को एंटरटेन नहीं करती है, तो बिल्कुल परफेक्ट, आप डॉक्टर अनिल शर्मा कह रहे हैं कि लीपापोती चल रही है, परफेक्ट वर्ड है लीपापोती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस चीजों को
इतना डिले नहीं करना चाहिए था। डिले करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जस्टिस करने में परेशानी हो रही होगी। अब क्या परेशानी है, क्योंकि ये कंटेम्प्ट टू, मैं आपको कोर्ट का मैटर है, इसमें हम सब आपको कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ये अगेंस्ट इंडियन लॉ हो जाएगा, हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि जितना सीरियस मैटर है, इस मैटर को तीन तीन डेट देने का कोई लॉजिक शायद नहीं था, क्योंकि इसकी सिंसेरिटी दिखती है एनटीए की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से। उन्हें अपनी पूरी रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए थी। जब फर्स्ट हियरिंग 8 जुलाई को हुई थी, तब ही दिख रहा था कि एनटीए कितना कैजुअली है। जब इतने लंबे समय के बाद भी जब वो प्रेजेंट होती है कोर्ट में, तो वो अपने आप को पूरा सपोर्ट नहीं, अपने डेटा नहीं रखती है, अपनी रिपोर्ट्स नहीं रखती है, जिसका नतीजा है कि नेक्स्ट डेट दिया जाता है और नेक्स्ट डेट के बाद फिर थर्ड टाइम एक डेट मिलता है। तो कुल मिलाकर यही कह सकता हूं कि रीनीट होना और ना होना एक सेकेंडरी मैटर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई एक्टिविटीज करे या ऐसी कोई डायरेक्शन दे एनटीए को, जिससे कि गलत तरीके से आए हुए बच्चे इस सिस्टम से बाहर निकल जाएं और रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट हो। देखिए, रीनीट और नो रीनीट, मैं बार बार यही कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आप ये ना सोचें कि रीनीट होगा या रीनीट नहीं होगा। रीनीट का होना, रीनीट का नहीं होना, ये एक सेकेंडरी मैटर है। फर्स्ट और लास्ट जो मेन मैटर है, और वो यही मैटर है कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस दे उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के जो नंबर्स हैं, अगर लास्ट ईयर के हिसाब से इस साल अगर उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना चाहिए था, 620, 630, 640, 650, 655 बच्चे जो नंबर्स थे उनको मिलना चाहिए था, अगर उनको नहीं मिलता है तो कुछ इस तरीके से सिस्टम में ऑडिट होना चाहिए और जस्टिस मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये देखिए, टॉप परफॉर्मिंग जो सिटीज हैं, जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, बैंगलोर है, चेन्नई है, हैदराबाद है, 77% से लेकर 80% तक का इन यहाँ के बच्चों का पास परसेंटेज है। मैं आपको बताऊं, पास परसेंटेज से आप क्या कुछ डेटा निकाल पाएंगे? नहीं। पास परसेंटेज से आप कुछ भी फाइंडिंग्स नहीं कर पाएंगे और ये भी नहीं पता कर पाएंगे कि किन बच्चों को पास मार्क्स, कितने नंबर्स आए हैं, 650 पर पास मार्क्स हुए हैं या 210 नंबर्स पर पास हुए हैं या 300 नंबर्स पर पास हुए हैं, हार्डली मैटर। ये सारा का सारा जो गेम है, मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जो नंबर्स होते हैं, उसके लिए लोगों ने चीटिंग की है। लोगों ने 15-20 लाख या 30-35 लाख की जो बात आप सुनते हैं कि चेक्स, पोस्ट डेटेड चेक्स थी या पेमेंट्स का ट्रांजेक्शन हुआ है, तो ये वो चीजें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए नहीं की गई है। ये सारा का सारा गेम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए किया गया है। और मैं तो ये सोचता हूं कि अगर ये वीडियो काउंसिल के किसी भी एडवोकेट्स के पास अगर ये जाए, तो उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो डिस्कशन का मुद्दा था कल का, उसमें सीजीआई की बेंच ने 1,08,000 सीट्स की बात कर रहे हैं, जबकि काउंसिल की तरफ से ये बात रखनी चाहिए थी कि 1,08,000 बच्चे जो सीट्स हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट का, उनके लिए चीटिंग का मामला नहीं है। मामला सिर्फ और सिर्फ 56,000, जो 56,000 गवर्नमेंट की एमबीबीएस सीट है, उसके लिए चोरी का मामला है, उसके लिए पेपर लीक का मामला है, उसके लिए ओएमआर स्कैम का मामला है, उसके लिए ही आपका डमी कैंडिडेट्स का मामला है, न कि 1,08,000 बच्चों के लिए। ये बात काउंसिल को कब समझ में आएगी? और जब, क्योंकि ये जैसे ही मामला आपके गवर्नमेंट सीट की बात आएगी, तो गवर्नमेंट सीट का मतलब है
कि आपके नंबर्स 620 और ये, जबकि सीजीआई के बेंच पर जो डिस्कशन हो रहा है वो डिस्कशन आपके लगभग 300 नंबर से हो रहा है। 300 नंबर यानी कि टोटल जो सीट्स हैं 1.08 लाख की बात हो रही है। 1.08 लाख की सीट्स की बात नहीं होनी चाहिए, बात होनी चाहिए सिर्फ गवर्नमेंट की सीट्स का। यानी कि गवर्नमेंट की सीट्स के लिए बच्चों ने और पेरेंट्स ने पैसे दिए हैं गलत तरीके से। तो इम्प्रूवमेंट या फोकस्ड एरिया जो है काउंसिल के लिए, जो डिस्कशन में अपने आप को चेंज करे, और वो है 56,000, ना कि 1,08,000 सीट्स। 1,08,000 सीट्स पर जैसे ही आप फोकस करेंगे तो एनटीए को बहुत बल मिल जाएगा अपनी बात को पॉजिटिवली रखने के लिए, और वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर चीजें इंप्रूव नहीं हो पाएंगी जो चीजें काउंसिल प्रूफ करना चाहती है। तो कुल मिलाकर मैं यही कह सकता हूं कि कल का जो रिजल्ट आएगा उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो एनटीए के पोर्टल पर आएगा उस एनटीए के पोर्टल से, उस रिजल्ट से आपको डेटा ऐसा ही कुछ निकाल पाएंगे जो मैंने आज आपको बताया है। दरअसल मामला सिर्फ टॉप परफॉर्मिंग नंबर्स का है, जिनके नंबर से गवर्नमेंट की सीट मिलती है, और गवर्नमेंट सीट्स के लिए जो नंबर्स हैं वो 620 टू 720, और पूरा का पूरा जो सिस्टम में जो करप्शन, जो बच्चे आए हैं गलत तरीके से, वो यहां पर आए हैं। और एनटीए और गवर्नमेंट ये प्रूफ करने की कोशिश कर रही है कि पासिंग परसेंटेज का जो बिल सेप है या फिर आईआईटी मद्रास ने जो गुमराह किया है अपने डेटा से, वो लगभग एनटीए को बहुत पॉजिटिव नोट्स में लेकर गया है कि पेपर कैंसिल ना हो पाए। लेकिन अगर काउंसिल अगर इस तरीके से टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से लेके जीएमसी तक के मेडिकल कॉलेज तक की बात पे अगर आ जाए और उन डेटा को निकाले, सेग्रीगेट करे, और मेरी कोशिश होगी कि कल जब ये रिजल्ट आएगा तो मैं आपको उस डेटा से कुछ ऐसी बात निकालकर आप लोगों को रख पाऊं जिससे कि एक आइडिया लग पाए, और अगर ये इंफॉर्मेशन वहां काउंसिल तक जाए तो शायद उनको मदद मिले मंडे के हियरिंग में। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, चाहे जितना भी टाइम लगे, लेकिन मैं कल कोशिश करूंगा कि 12 बजे तक जब ये रिजल्ट पब्लिश हो जाता है तो मैं वहां से डेटा कुछ सेग्रीगेट करके, फाइंडिंग करके, कुछ ऑब्जर्वेशन निकाल के मैं ये कह पाऊं दो तीन चार ऐसे मुद्दे जिससे कि काउंसिल्स के मेंबर्स को बेनिफिट मिल सके, और ये प्रूफ कर सकें कि गवर्नमेंट की जो सीट्स हैं वहां पर किस तरीके से मारामारी की गई है गलत तरीके से। आपकी क्या राय है? जो मेरा अंडरस्टैंडिंग था मैंने आपको शेयर किया, आप इससे कितना सहमत हैं आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, मेरा मोटिव कहीं से ये नहीं है कि रीनीट हो या रीनीट ना हो। मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि गलत तरीके से आए हुए कोई बच्चा गवर्नमेंट की एमबीबीएस सीट में ना आए और आपके हक का सीट ले ले। राइट? यानी कि चीटिंग से आए हुए किसी भी मेडिकल स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ना पाए, जिससे कि मेधावी छात्र जिनके अच्छे नंबर्स आने के बावजूद भी उनको गवर्नमेंट की सीट नहीं मिल पा रही है, क्योंकि मनी मैटर है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में यहां पर क्वालिटी डॉक्टर्स की बात तो है ही नहीं। जब आपको पता है कि यहां पर 107 नंबर, 108 नंबर या 120 नंबर, 125 नंबर पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और एनआरआई कोटे से और भी लोएस्ट कट ऑफ पे, तो यहाँ पर क्वालिटी डॉक्टर्स की तो बात ही नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल झूठी बात है। क्वालिटी डॉक्टर्स का मतलब होता है एटलीस्ट सम बेंचमार्क, वो तो है ही नहीं यहाँ पर। इसकी बात छोड़ दें, रही बात पूरी की पूरी मारामारी, और ये है गवर्नमेंट सीट की जहां पर चोरी हुई है। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा
कल के डेटा से आपको कुछ बेहतर इंफॉर्मेशन दे पाऊं। बेस्ट विशेस, गुड नाइट। मिलते हैं कल कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ सेकेंड हाफ में। थैंक यू।